मूल निवासियों के विस्थापन की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। लगभग 200-250 वर्षों तक, बल्कि उससे ज़्यादा, ये विस्थापना का दौर चला। यदि हम विश्व के नक्शे को ग्लोब के रूप में देखें तो आपको अपना ध्यान मूल रूप से उत्तरी अमेरिका, उसके आसपास, और ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास पे रखना। इस ग्लोब को देखिए, पृथ्वी का घूमना, और जब आप अमेरिका को देखते हैं तो आप पाएंगे कि उत्तरी अमेरिका दो ओर समुद्र से, महासागर से घिरा है। ये देखिए, महासागर से घिरा है और उसके बाद उसका एक हिस्सा उत्तर में, उत्तरी अमेरिका का, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, महाद्वीप की बात कर रहा हूँ, उसका एक हिस्सा ऊपर जाकर एक देश से जुड़ रहा है। इसको देखिए, और बीच में थोड़ा सा एक गैप है, एक समुद्री इलाका दिखता है। इसके साथ ही आप देखिए ऑस्ट्रेलिया कितनी दूर है स्थित, चारों तरफ उसके समुद्र, बहुत दूर है, मूल भूमि से बहुत दूर है। इस ग्लोब को देखने का तात्पर्य यह है कि हम विभिन्न देशों की संरचना को तो समझें ही साथ ये समझने की कोशिश करें कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये कहाँ हैं, कैसे स्थित हैं, इनकी जो ज्योग्राफी है वो कैसी है। अब देखिए, आपको जो मैं जिक्र कर रहा था, उत्तरी अमेरिका का वह हिस्सा जो यूरोपियन हिस्से से छूता हुआ है लगभग, और उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उस क्षेत्र को बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या कहते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। ये बेरिंग स्ट्रेट विस्थापन की कहानी में, विस्थापन की गाथा में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये देखा आपने, बेरिंग स्ट्रेट भूमिका किस रूप में निभाता है? देखिए, उत्तरी अमेरिका समाप्त होता है और उसके बाद वो यूरोप के उस क्षेत्र से जुड़ता है जो जापान के ऊपर है। इसकी दूरी बहुत कम है। यहीं से विस्थापन की कहानी हमारे इस अध्याय के लिए। विस्थापन का इतिहास जानने के इस दौर में मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि हम मूल रूप से उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विस्थापन का जिक्र इस अध्याय में करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इस अध्याय के पहले उस क्षेत्रीय भौगोलिक क्षेत्र पर जिसे उत्तरी अमेरिका कहते हैं। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का नक्शा देखिए फिर से। मैंने प्रारंभ में भी इसको बताया, लेकिन इस बार पुनः जरूरी है क्योंकि कुछ अतिरिक्त बातें इस दौर में आपके सामने रखूंगा, और आप देखेंगे कि उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक, और एक ओर प्रशांत महासागर है, दूसरी ओर अटलांटिक महासागर है। एक ओर प्रशांत महासागर और दूसरी ओर अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। पश्चिम की ओर यदि देखते हैं आप, तो पश्चिम की ओर एक पहाड़ों की लंबी श्रृंखला है, और वे पथरीले पहाड़ हैं, जिसे एरिज़ोना, नेवाडा से लगा हुआ एरिज़ोना पश्चिमी क्षेत्र का पहाड़ी हिस्सा, और वो नेवाडा क्षेत्र से लगा हुआ है जो स्वयं में मरुस्थली है। यानी एक श्रृंखला पहाड़ों की पथरीली, उसी के साथ साथ नेवाडा रेगिस्तानी क्षेत्र, तो ये ड्राई क्षेत्र हम कह सकते हैं।
यदि हम थोड़ा और पश्चिम में जाएं तो सीयरा नेवाडा पर्वत भी है। ये तो हो गई पश्चिम अमेरिका के पश्चिमी इलाके का विवरण। पूर्वी इलाके में यदि हम आते हैं तो पूर्व में मैदानी इलाका है। कैसा है? मैदानी इलाका है। झीलें हैं, मिसिसिपी, ओहायो और अप्पालाचियां, इन पर्वतों की घाटियां हैं। ये पूर्वी इलाका है। पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी मैदानी, पश्चिमी सूखा, पूर्वी हरा भरा, और वहाँ नदियाँ हैं, मिसिसिपी, ओहायो आदि। दक्षिण की ओर देखिए तो मैक्सिको है। दक्षिण दिशा में मैक्सिको। ठीक, ये जो उत्तर का जो अमेरिकन हिस्सा है, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं और कनाडा कहते हैं, ये तेल, गैस और खनिज भंडारों से बिल्कुल लबरेज है। तेल, गैस और खनिज भंडार, यहाँ बहुत भारी मात्रा में ये संसाधन यहाँ उपलब्ध हैं। 40% लगभग इसी क्षेत्र में है। और फलस्वरूप परिणाम क्या है? जब ये चीज़ें यहाँ हैं तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र काफ़ी औद्योगिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा एडवांस होंगे। भारी उद्योगों की मात्रा है यहाँ। उद्योग बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर हैं। खनन, कृषि और अन्य उद्योग, इनका विकास यहाँ विशेष रूप से हुआ। और उसमें चीनी लोगों का, जो मैंने आपको जिक्र किया कि एशियाई लोग आए थे, उनमें चीनी लोग थे, अफ्रीका के लोग आए थे, जिसको हम ब्लैक्स बाद में अंग्रेज़ों ने उसे कहा। इन लोगों की बहुतायत यहाँ आई और इन लोगों ने खनन उद्योग में, इन लोगों ने कृषि उद्योग में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यूरोप से आने वाले, यूरोप के आने से पहले, यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से लोग उत्तरी अमेरिका में रह रहे थे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यूरोपीय यदि 17वीं शताब्दी में आए, उसके बाद अफ्रीकन आए और एशियंस आए, तो उसके पहले भी हजारों वर्ष पूर्व से वहाँ पर लोगों का रहना था, जिसे हमने एक नक्शे के माध्यम से प्रारंभ में देखा है। हम उत्तरी अमेरिका के नक्शे पर एक बार और नज़र डालें, थोड़ा उसको और बारीकी से समझें, क्योंकि यदि हमको विस्थापन को समझना है तो उत्तरी अमेरिका के नक्शे को भौगोलिक दृष्टि से उसको अपने मन में बैठाना होगा। ये जो महाद्वीप है, उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक है और उसके दोनों ओर महासागर हैं, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। काफ़ी विस्तार है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। इस उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र की ओर यदि हम देखें तो प्राकृतिक नक्शे में पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला दिखती है, जिसे हम कहते हैं अरिज़ोना का क्षेत्र, और साथ ही साथ नेवादा मरुस्थल भी वहीं पर है। यानी पश्चिमी क्षेत्र जो है तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा सूखा है, शुष्क है, हम ऐसा कह सकते हैं। थोड़ा और पश्चिम में यदि जाते हैं तो सिएरा नेवादा पर्वत है। तो इस प्रकार ये पश्चिम की भौगोलिक स्थिति, पश्चिमी क्षेत्र की जानकारी। पूर्व में क्या है? पूर्व में विस्तृत मैदान, मैदानी इलाका, झीलों का भंडार, मिसिसिपी, ओहायो ऐसी नदियाँ, और उसके साथ ही अप्पालाचिया की पहाड़ियाँ, उसकी घाटियाँ, अप्पालाचिया की घाटियाँ, ये पूर्व में हैं। तो पूर्वी क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से ज़्यादा हरा भरा है, मैदानी है, और पश्चिमी क्षेत्र उतना ही पहाड़ी क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र है, मरु क्षेत्र है। दक्षिण की ओर देखिए मैक्सिको।
मैक्सिको का जिक्र आगे बारंबार आएगा। फिलहाल आप समझ लें कि संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में मैक्सिको नाम का देश है। जो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, यहाँ पर तेल के भंडार, गैस के भंडार और साथ ही साथ काफ़ी खनिज भंडार बड़ी प्रचुर मात्रा में हैं। यानी खनिज प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत संपन्न है और इसीलिए यहाँ बहुत सारे उद्योग भी हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन कैसे, तेल और गैस जो मूल रूप से एनर्जी का काम करते हैं, उत्तरी क्षेत्र उद्योगों से पटा हुआ है। कनाडा की यदि बात करें तो कनाडा का 40% भाग जंगली है, जंगल है, जंगली से अर्थ है 40% भाग में जंगल है, बड़े घने जंगलों से पटा हुआ है। इसके बाद अगली जानकारी यह है कि गत 200 वर्षों में यहाँ जो विकास हुआ उद्योगों का, खेती का, कृषि का और उत्खनन का, इस विकास के पीछे यूरोप से आए हुए अप्रवासी, अफ्रीका से आए हुए अप्रवासी और साथ ही चीन से आए हुए अप्रवासियों का प्रभाव रहा है। एशिया में चीन से आए, यूरोप से तो सबसे पहले आए ही थे और बाद में मैंने आपको बताया था एशिया से भी बहुत लोग वहाँ जाके बस गए। लेकिन इस सब का अर्थ ये नहीं कि ये लोग वहाँ रहने वाले पहले निवासी थे, मूल निवासी थे, नहीं। मूल निवासियों की बात करें तो यूरोपीय वासियों की जानकारी के आने के पहले ही उसके हजारों साल पहले से इस क्षेत्र में लोग रहने लगे थे। तो अब हम चलते हैं मूल निवासियों की ओर। अमेरिका के मूल निवासी कौन थे, रहन सहन क्या था। हमको उसके लिए 30,000 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। यूरोपियन, अफ्रीकन और एशियन तो 200 वर्ष पहले ही आए हैं, तो इन्हें मूल निवासी नहीं कहा जा सकता। मूल निवासी वो थे जो लगभग 30,000 वर्ष पूर्व आ चुके थे और कहाँ से, बेरिंग स्ट्रीट के आसपास भूमि सेतु के रास्ते से एशिया में घुसे। ये देखिए वो नक्शा जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया था। बेरिंग स्ट्रीट देखिए कैसे भूमि सेतु के रूप में दो क्षेत्र जुड़े हुए हैं और वहाँ से कैसे इनका माइग्रेशन होता है, कैसे ये मूव करते हैं। वहाँ से एशिया आते हैं वहाँ के मूल निवासी। 10,000 साल पहले जब अंतिम आइस एज था, जो हम भूगोल में पढ़ते हैं, लगभग 10,000 वर्ष पहले अंतिम आइस एज के दौरान ये लोग दक्षिण की ओर बढ़े। इनका देखिए पलायन कैसे हो रहा है, दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। और 5,000 वर्ष पहले जब जलवायु थोड़ा ज़्यादा स्थिर हुई, मौसम थोड़ा स्थिर हुआ, तब यहाँ की आबादी बढ़ना शुरू होती है, दक्षिण की तरफ आते हैं। बेरिंग स्ट्रीट से आ रहे हैं, मूव करते हैं और बदलते हुए माहौल में रहते रहते फिर वो जब दक्षिण की ओर आते हैं तो आज से 5,000 वर्ष पूर्व बेहतर जलवायु की स्थिरता के कारण वहाँ वे लोग बस जाते हैं और आबादी बढ़नी शुरू होती है। और जब आबादी बढ़ती है तो झुंड में रहने लगते हैं, गांव के रूप में रहने लगते हैं, समूह बना के रहने लगते हैं, मछली और मांस आदि खाते हैं, सब्जियां और मकई उगाते हैं। मकई के लिए एक क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध है, कनाडा। तो यहाँ पे एक तरीके से खेती बाड़ी शुरू होती है। नदी घाटियों के आसपास स्वाभाविक है इनका रहना होता है। और मांस के लिए बाइसन नामक जंगली भैंस यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं, तो उनकी तलाश इनको रहती थी, बाइसन भैंसों की तलाश रहती थी। और ये बाइसन भैंस जो हैं ये घास के मैदानों में घूमते थे और वे उतने ही जानवर मारते थे जितनी की ज़रूरत थी।
यानी बाइसन का शिकार या जानवरों का शिकार शौकिया तौर पे ना करके या हिंसात्मक नज़रिए से ना करके केवल भोजन के लिए करते थे। ये इनकी बड़ी एक समझदारी की चीज़ थी, केवल जितनी भोजन में जितनी ज़रूरत उतना ही शिकार। एक तरीके से ये आत्मसंतुष्ट प्राणी थे, जितना ज़रूरत है उतना ही हम करेंगे, और इसीलिए खेती भी ज़्यादा नहीं करते थे। बड़े पैमाने पर खेती का उदाहरण हमें इस काल में नहीं मिलता है। इनकी एक खासियत और है, और वो खासियत है कि ये ज़मीनों पर अपना अधिकार, अपना स्वामित्व नहीं रखते थे, न जताते थे न रखते थे। ये कुछ इनकी विशेषताएं हैं ऐसे माइग्रेटरी लोगों की, ऐसे विस्थापित लोगों की जो बेरिंग स्ट्रीट से होते हुए एशिया की तरफ आए और दक्षिण की तरफ बढ़े। ज़मीन से इनका कोई ताल्लुकात नहीं था, ज़मीन को वो मानते ही नहीं थे कि वो निजी संपत्ति हो सकती है या उस पर उनका मिल्कियत हो सकती हो। यहाँ के लोगों ने बड़े पैमाने पर खेती भी नहीं की, शिकार भी उतना ही जितनी ज़रूरत है, और बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। बिना ज़्यादा खेती के, बिना ज़्यादा शिकार के जो मिल गया उससे वे संतुष्ट रहते थे। पाँच 5000 साल पूर्व आए हुए इन मूल निवासियों की कुछ विशेषताएं जानने के बाद एक और विशेषता बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि ये लोग एक महत्वपूर्ण इनकी परंपरा में औपचारिक संबंध और दोस्ताना रवैया कायम कर उपहारों का आदान प्रदान एक इनके जीवन यापन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा था। दोस्ताना रवैया, औपचारिक संबंध, दोस्तियां कायम करना, मित्रता रखना, ये इनके अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा था। और उस दोस्ताना रवैये में अपनी भावनाओं को उपहारों के माध्यम से, लेन देन के माध्यम से उसका इजहार करना। ये वस्तुओं को खरीदने की तो बात ही दूर, सामान्यतः उपहार के तौर पर ये वस्तुओं का उपयोग करते थे। उपहार में जो मिलता था, उपहार में जो देते थे, वही उनके लिए पर्याप्त होता था। रही भाषा की बात, कई भाषाएं बोलते थे, क्योंकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक ही बार में सब नहीं आए, लहरों के रूप में आते थे। उनका जो मूवमेंट था, उनका जो पलायन था, वो क्रमशः था। तो अपने अपने समय में, अपने अपने काल में ये लोग अलग अलग भाषा बोलते थे। तो इनकी कई भाषाएं थीं, लेकिन एक भी भाषा लिखी नहीं जा सकती थी, केवल बोलने की भाषा थी। ये इनकी अगली विशेषता हुई। और उसके बाद जीवन के बारे में इनका क्या सोचना था। इनका मानना था कि समय की जो गति है वह चक्रीय है। चक्रीय का अर्थ है जीवन आता है, जीवन जाता है, इसमें विश्वास था। और संपूर्ण कबीलों के पास उनका इतिहास रहता था जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। अंतिम बिंदु इन लोगों के बारे में आपको जानने लायक कि ये लोग वैसे बड़े शांतप्रिय तो थे, साथ ही योग्य, निपुण और अच्छे बुनकर भी थे। अच्छा कपड़ा बुनते थे। जलवायु और जो दृश्य भू के जो जोग्राफिकल व्यूज़ जो था उसके मीनिंग समझते थे। वो भूदृश्यों की समझ थी, जलवायु की उनको समझ थी। तो इस प्रकार काफ़ी हद तक ये लोग मूल निवासी होते हुए भी समझदार थे। ये हुई इनकी विशेषताएं। अब 17वीं शताब्दी में जब महीनों दर महीनों कठिन यात्रा करने के बाद उत्तरी अमेरिका के तट पर यूरोपीय व्यापारियों का आना होता है, तो वे वहाँ राहत की सांस लेते हैं।
क्यों? क्योंकि देखिए यूरोप में वो उन देशों से अमेरिका की दूरी कितनी दूरी तय करके वे लोग तट को छूते हैं, और जब तट को छूते हैं और इस ढंग के लोगों से उनका सामना होता है जो एक तरीके से शांतिप्रिय थे, तो राहत की सांस लेते हैं। दूसरे शब्दों में, इन यूरोपियनों को वो माहौल मिल रहा था, यहाँ पे दिखाई दे रहा था वो मौका जिसके आधार पे वे अपना यहाँ विस्तार कर सकते हैं। जब ये लोग यूरोपियन पहुँचते हैं तो बड़ा गर्मजोशी से स्वागत होता है। मैंने आपको बताया बड़े दोस्ताना लोग थे ये लोग, वहाँ के मूल निवासी, हिंसात्मक नहीं थे। और ये गर्मजोशी से स्वागत इसी बात का परिचायक था। मित्रतापूर्ण व्यवहार, मछली और खाल के व्यापार के लिए सोना इन्हें मिला तो बड़े अभिभूत हो गए। इन्हें शिकार करने में देशी लोगों ने भी काफ़ी सहायता की। यानी यूरोपियन जब आते हैं तो वहाँ, यदि आपसे पूछा जाए कि यूरोपियन वहाँ जाकर स्थायी निवासी क्यों बन गए, तो उसके उत्तर में पहली बात कि अंततः एक तट उनको मिला था तो उतरना तो था। बड़ी लंबी कठिन यात्राओं के बाद एक तट पे पैर पहुँचे तो राहत मिलती है। दूसरी बात, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, मूल निवासी थे, उनका व्यवहार। तीसरी बात कि इन लोगों के पास जो सामान था, खाल, मछली, वो इन व्यापारियों के बड़े काम का था, भोजन के रूप में, कपड़े के रूप में, ठंड से बचने के लिए। और उसके बदले में सोना इनको दे दिया गया, तो इस सोने को पाकर ये यहाँ के जो मूल निवासी थे बड़े खुश हो गए। चौथी बात जिसके कारण यूरोपियन वहाँ रहे वो था कि शिकार करने में ये लोग मदद करने लगे। ये बिंदु क्यों महत्वपूर्ण है? मैंने आपको बताया कि मूल निवासी जो थे वो उतना ही शिकार करते थे जितनी उनकी आवश्यकता थी, उतनी ही खेती करते थे जिससे कि उनका भोजन पानी हो जाए। अब यहाँ जब ये लोग आते हैं, इनके लिए अतिरिक्त शिकार करना, इनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करना, उसमें यहाँ के मूल निवासियों ने बड़ा सहयोग किया और उनके एक सहयोगी पूर्ण व्यवहार से यूरोपियन बड़े प्रभावित हुए। इसके बाद उन्हें पता नहीं था कि यूरोपी यहाँ आकर मुनाफा कमा रहे हैं। मूल निवासियों की नज़र में यूरोपी केवल पहले ही थे, उनको लगता था कि ये लोग वहीं रहने वाले लोग हैं। उन्हें पता भी नहीं था कि मछली और रोएदार खाल को वो लोग जाके यूरोप में बेचते हैं, उसका व्यापार करते हैं। वो तो सोचते थे ये इनकी ज़रूरतें हैं, तो इसलिए उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने मित्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से उनके साथ शिकार करते थे, उनके लिए अतिरिक्त उत्पाद तैयार करते थे। ये खास बातें यूरोपियनों को बड़ी प्रभावित करती हैं और उसका परिणाम है कि यूरोपियन वहाँ पर बड़ी संख्या में जाने लगते हैं। नक्शे में देखिए मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी, यहाँ फ्रेंच लोग आए। फ्रेंच लोगों ने देखा कि देशी लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सामान का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि बड़े दोस्ताना इनके रवैया था और एक दूसरे के प्रति उपहार का इजहार करते थे। और ये जो सामान का आदान प्रदान करते थे, जिसे हम हस्तशिल्प कह सकते हैं, ये हस्तशिल्प उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे, खास कबीलों के द्वारा बनाए गए थे। और यूरोपियनों को ये शिल्प बड़े पसंद आए। खास चीज़ों से उनका विशेष परिचय, विशेष मोह भी हो गया। इनके बदले में यूरोपियनों ने इन मूल निवासियों को अपनी कुछ चीज़ों से परिचय कराया। जैसे सोना, मैंने आपको बताया सोना से तो उनका परिचय यूरोपियनों ने कराया, मछली और मांस की एवज में। अब यहाँ ये फ्रेंच लोग जो थे ये एक कदम और आगे गए। इन्होंने उनको शराब का ज्ञान दिया, बंदूकों का ज्ञान दिया, कंबल, लोहे के बर्तन,
ऐसी चीज़ें देकर इन्होंने वहाँ के मूल निवासियों का दिल जीत लिया और यहीं से शराब का व्यवसाय, शराब का विस्तार, शराब का व्यापार शुरू होता है। मूल बाशिंदे जो यहाँ के थे वे यूरोपियनों को मांस और मछली आदि देते थे और उसके बदले में उनसे कुछ ग्रहण करते थे और उसमें क्या था सामान? शराब थी, इसके साथ बंदूक आदि थी जिससे वो शिकार कर सकते थे। ये नई चीज़ें थी वहाँ के लोगों के लिए। और तो और तंबाकू। तंबाकू भी यहाँ के मूल निवासियों ने यूरोपियनों को दिया। तो जिस प्रकार शराब जैसी नशे की चीज़ यूरोपियनों से मूल निवासियों तक पहुंची, ऐसे ही तंबाकू की लत जो है वो यहाँ के मूल निवासियों ने यूरोपियंस को दी। और तंबाकू से अर्थात यानी सिगरेट और ऐसी अन्य वस्तुएं जिसका उत्पादन तंबाकू से होता है, उसका विकास इस कारण इस काल में बहुत होता है क्योंकि तंबाकू का फिर आयात शुरू होता है। इस आदान प्रदान के खेल में एक दूसरे से संबंध बढ़ाने के उद्देश्य से और अपना लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से यूरोपियनों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा आना होता है। और यूरोपियनों का यहाँ आना इसलिए सहज हो जाता है क्योंकि उन्हें कतई किसी भी तरह का खतरा नज़र नहीं आया। उल्टे उन्हें काम की चीज़ें अपने व्यापारिक दृष्टि से जिससे वो ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकें वो उन्हें मिला। इस आदान प्रदान में जहाँ तंबाकू, शराब, सोना और कुछ अन्य चीज़ें, हस्तशिल्प की चीज़ें का लेन देन हुआ, वहीं भाषा का भी असर हुआ, भाषा का भी कुछ प्रभाव पड़ा। हम यदि देखते हैं तो नई दुनिया जो न्यू वर्ल्ड जिसे कहते हैं उत्तरी अमेरिका की खोज के बाद, तो मूल बाशिंदे जो थे उन्होंने कुछ नए शब्द, अंग्रेजी के शब्द सीखे इन यूरोपियनों से। उसमें एक पहला शब्द था एबॉरिजिन। एबॉरिजिन मतलब नेटिव पीपल। नेटिव पीपल, एक्चुअली ये शब्द जो है नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए है। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में, ओरिजिन मतलब शुरुआत, एब मतलब से, तो शुरू से रहने वाले लोगों के लिए ये शब्द का उपयोग किया जाने लगा, एबॉरिजिन। उसी से बना एबॉरिजिनल। एबॉरिजिनल ख्याल रखेंगे एक विशेषण है, ये संज्ञा नहीं है। बहुत बार इसका गलत उपयोग हो जाता है, तो एबॉरिजिनल वहीं से आया। अब एक अगला शब्द है अमेरिकन इंडियन या एमेरिंड या अमेरिकन इंडियन। अमेरिकन इंडियन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड, वेस्ट इंडीज़, जमाइका, ये जहाँ स्थित हैं, यहाँ के मूल निवासियों के लिए शब्द उपयोग हुआ। फर्स्ट नेशनल पीपल, अमेरिकन इंडियन, इनको फर्स्ट नेशनल पीपल कहा गया। मूल निवासियों के संगठित समूह को जिन्हें कनाडाई सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई थी 1876 में। इनके एक बैंड्स को, इनके ग्रुप्स को एक ग्रुप के रूप में इनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन 1980 के दशक में नेशन शब्द प्रयुक्त होने लगा इनके लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे ये शब्द वहाँ के मूल निवासियों द्वारा ले लिए गए। बैंड्स एक शब्द, अमेरिकन इंडियन एक शब्द, एबॉरिजिनल, एबॉरिजिन आदि आदि। जो मूल निवासियों के नाम जो हैं वो ऐसी चीज़ों से जोड़ दिए गए जिनका इन कबीले से कोई ताल्लुकात नहीं था, कोई संबंध नहीं था। उदाहरण के लिए डकोटा, इस डकोटा जो नाम है वो मूल निवासियों के नाम, और वो किसके लिए, डकोटा किसके लिए उपयोग किया जाने लगा? हवाई जहाज़ के लिए। बहुत प्रसिद्ध हवाई जहाज़ होते थे ये। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय
उपयोग किए जाने वाले जहाज को डकोटा कहते थे, खास मॉडल। ऐसे ही दूसरा शब्द है चिरोकी। चिरोकी जीप के लिए उपयोग किया जाने लगा। पटियाक कार के लिए उपयोग किया जाने लगा, पंटियाक। और उसके बाद मोहक बाल कटाई। ये नेटिव नाम है, और नेटिव नाम ऐसी चीज़ों को दिया जा रहा है इन यूरोपियनों के द्वारा जिसका मूल निवासियों से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये मात्र एक तरीके से आदान प्रदान ही था, ऐसा हम बोलेंगे। अगला शब्द है इंडिजेनस पीपल। इंडिजेनस ऐसे लोग जो हमेशा से वहाँ रहते आए हैं, शुरू से। इंडिजेनस। नेटिव अमेरिकन, एक शब्द मैंने बताया अमेरिकन इंडियन, और उसके बाद है अगला शब्द नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन कौन थे? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देसी लोग। अब ये शब्द बहुत प्रचलित है, तो पर इन्हें नेटिव इंडियन कहते थे। एक शब्द आपने बहुत सुना होगा, और भारतीय फिल्मों में, खासकर बॉलीवुड की फिल्मों में, उपन्यासों में इसका जिक्र बहुत आता है, रेड इंडियन। रेड इंडियन जो पक्षियों के पंख का मुकुट पहनते हैं और एक खास ढंग की उनकी वेशभूषा होती है, रंग में बिल्कुल ब्लैक, गेहुआ, जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया कह दिया, इसलिए ये इंडियन कहलाए। और चूंकि एक कलर में बहुत ज़्यादा गेहुआ रंग लिए हुए थे, इसलिए इन्हें रेड इंडियन कहा। तो ये नाम मूलतः किसके द्वारा दिया गया? कोलंबस के द्वारा। कोलंबस के द्वारा ये नाम मूलतः दिया गया था, इन्हें इंडियन समझ के गलती से कह दिया गया। अब एक आप चित्र देख रहे हैं, एक महिला दिख रही है। ये महिला है विस्कॉन्सिन के कबीले की। विस्कॉन्सिन एक जगह का नाम है, वहाँ के एक कबीले की महिला है। 1860 के आसपास इस कबीले के लोगों को पूरा का पूरा विस्थापित कर दिया गया था। उस महिला का एक चित्र है, केवल आपको ये बताने के लिए कि इनकी वेशभूषा थोड़ी अलग थी, और ये वही ऑबोरिजिन हैं या नेटिव या इंडिजिनस पीपल हैं जो वहाँ के मूल निवासी थे। इन लोगों का ये जो महिला जो दिख रही है, इनको जब विस्थापित विस्कॉन्सिन से किया गया, तो नेब्रास्का नाम की जगह पूरा का पूरा एन मास पूरे ग्रुप में इनको वहाँ भेज दिया गया था। इन मूल निवासियों का यूरोपियों से संबंध या उनसे संपर्क कैसे हुआ, और इस संपर्क का क्या परिणाम हुआ, इसको हमने थोड़ा सा समझा। पश्चिमी यूरोप जो है वो जो ज़्यादा संगठित था, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड आदि आते हैं, ज़्यादा सभ्य था, ज़्यादा साक्षर था। वो था तो एक चीज़, एक बात है, लेकिन अपने को वो ज़्यादा सभ्य मानता था, ये बिंदु आपको याद रखना। ये लोग अपने को ज़्यादा सभ्य बताने में भी गौरव महसूस करते थे, और यूरोपियन लोग उत्तरी अमेरिका के लोगों को, ये लोग उत्तरी अमेरिका के लोगों को एक तरीके से असभ्य मानते थे। स्वाभाविक है, दोनों की सभ्यता में जमीन आसमान का अंतर था। कहाँ औद्योगिक क्रांति का काल चल रहा था इन देशों में, और कहाँ दूसरी ओर अमेरिका के मूल निवासी। कितना अंतर था दोनों की। आप तुलना करिए कि आज से 200 वर्ष पूर्व लगभग दोनों सभ्यताओं में या दोनों समाज में कितना अंतर था, और आज
वह अंतर कहाँ चला गया? वही अमेरिका जहाँ के मूल निवासियों की बातों अभी आपने सुनी, वह अमेरिका आज दुनिया में अपना वर्चस्व बना रहा है, दुनिया में महाशक्ति है। हाँ, इस महाशक्ति बनने की कहानी के पीछे इन्हीं यूरोपियनों का योगदान है, इन्हीं यूरोपियनों का हाथ है, इसमें कोई दो मत नहीं। पर गौरतलब यह है कि वहाँ के मूल निवासियों का क्या हुआ, वे कहाँ गए, उनका क्या हश्र हुआ, यही हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ये लोग, पहली बात तो पश्चिमी यूरोप के लोग इन्हें असभ्य मानते थे। जॉन जैक्विस रूसो जो फ्रेंच दार्शनिक थे, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने तो कुछ अलग अलग ही विचार रखे हैं। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि ये उदात्त जंगली थे और जंगलों में जो रहने वाली बुराइयां हैं उससे ये बढ़े पले थे। जंगली शब्द इसके लिए बहुत प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने उपयोग किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सोच में अंतर था। वर्ड्सवर्थ के कहने का अभिप्राय ये था कि प्रकृति के पास रहने वाले लोगों की कल्पना शक्ति और भावना बढ़ नहीं सकती, वो सीमित ही रहती है। और इसीलिए ये लोग चूंकि प्रकृति के निकट थे, जंगल में रह रहे थे, प्राचीन शैली में रह रहे थे, इनमें किसी तरह की भावनाएं नहीं थी, इनमें किसी तरह की कल्पना की उड़ान की सोच नहीं थी। इरविन नामक एक लेखक ने वर्ड्सवर्थ के इस विचार के बारे में कुछ और कहा है। उसका कहना है कि जिस इंडियंस के वास्तविक जीवन को देखने का मुझे अवसर मिला, उसे मौका मिला देखने का, वे कविताओं में वर्णित अपने रूप से पर्याप्त अलग हैं। आपने जो वर्ड्सवर्थ को संबोधित करते हुए इरविन लिखते हैं कि आपने जैसा उनको संबोधित किया है वे उससे अलग हैं, क्योंकि मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा है। वर्ड्सवर्थ ने देखा नहीं था, रूसो ने देखा नहीं था इन मूल निवासियों को, उसने केवल सुना था, लोगों से जाना था। पर यहाँ इरविन ने स्वयं देखा था। ये सच है कि गोरे लोग, उसका कहना था, आगे इरविन का कहना है कि ये बात सच है कि गोरे लोगों की नीयत में भरोसा नहीं करते, वह भाषा नहीं समझते, कम बोलते हैं। ये इंडियंस जब अपने जीवन के बीच बोलते हैं तो गोरों की नकल उतार करना मनोरंजन करते हैं। मतलब एक तरीके से वे पूरे जंगली शैली के थे, मनोरंजन करते थे, आमोद प्रमोद में रहते थे, आनंद करते थे, ऐसा इरविन का कहना है। ये जो मूल बाशिंदे, मूल निवासी जो बाद में जो विस्थापित होते हैं, ये यदि आदान प्रदान करते थे तो मित्रता उजागर करते थे। लेकिन इसके बाद आगे कुछ और बात है, और वो है कि 17वीं सदी में कुछ यूरोपियन समूह ईसाई धर्म से हटकर अलग संप्रदाय से संबंध रखते थे, और इसी वजह से ये शोषण के शिकार भी हो गए। मैं पुनः दोहरा दूं, 17वीं सदी में कुछ यूरोपियनों के समूह ईसाई धर्म से हट गए और अपना एक अलग कुनबा बना लिया, अलग संप्रदाय बना लिया, और इसलिए इनका शोषण किया जाने लगा। ऐसे लोग जो कैथोलिक प्रभुत्व वाले देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग और प्रोटेस्टेंट को राजधर्म की तरह देखते थे, उन्हें यूरोप छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। उन्हें यूरोप छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा, या हम कहें कि ऐसे लोगों ने यूरोप छोड़ने का फैसला ले लिया। कैसे लोगों ने? जो ईसाई धर्म से हटकर एक अलग संप्रदाय बना लिए थे, और इसलिए अब जो मेजॉरिटी बहुसंख्यक जनता थी उसकी नज़र में बुरे थे। तो ये जो अलग लोग थे, जिन्हें हम प्रोटेस्टेंट कह सकते हैं, ये नए जगह की तलाश में थे, नए ठौर की तलाश में थे, और उन्हें अमेरिका नज़र आता है। और इस प्रकार ये प्रोटेस्टेंट
फॉलोअर्स ईसाई धर्म के ये अमेरिका की ओर मुखातिर होते हैं। तो कहाँ व्यापारी लोग व्यापार के उद्देश्य से गए थे, लाभ को बढ़ाने के लिए, वहीं एक ऐसा वर्ग भी यूरोपियन समाज का था जो अमेरिका इसलिए गया क्योंकि वह तत्कालीन ईसाई धर्म की व्यवस्था प्रथा के खिलाफ था और इसलिए उसका वहाँ रहना दूभर हो गया और इसलिए वो विवश होकर उन्होंने नए स्थान में जाने का फैसला किया। और वो नया स्थान क्या था? नई दुनिया, यानी उत्तरी अमेरिका। अब फैसला तो इन्होंने ले लिया और जाने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई इनको। व्यापारियों की तुलना में ये लोग तो इसलिए वहाँ गए क्योंकि वो यहाँ अपने मूल स्थान से अब दूर रहना चाह रहे थे, क्योंकि इनका अलग धर्म था, अलग मतावलंबी थे। तो वहाँ तो स्थायी निवासी के उद्देश्य से वो लोग अमेरिका पहुँचे। व्यापारी तो जाना आना कर रहे थे। अब जब ये स्थायी निवासी के रूप में वहाँ पहुँचे तो सबसे पहली दिक्कत होती है ज़मीन आदि की। अमेरिका में ज़मीन प्रचुर मात्रा में थी और मैंने आपको बताया कि वहाँ के मूल निवासी ज़मीन के मालिकाना हक, ज़मीन के स्वामित्व पर उनका कतई विश्वास नहीं था। तो इन ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों के वहाँ पहुँचने के बाद ज़मीन के स्वामित्व वाली बात शुरू होती है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन, सोच में परिवर्तन। और चूंकि वहाँ उनको ज़मीन पाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ये लोग बड़े आराम से वहाँ बस गए, रहने लगे। दिक्कत कहाँ हुई? जब धीरे धीरे वो अंदर घुसने लगे, मूल निवासियों के गांव में जब जाने लगे, तो जंगल की सफाई कर लोहे के औजारों का प्रयोग करने लगे और खेती करने लगे, तब दिक्कत होने लगी। और ऐसा वे क्यों करने लगे? क्योंकि वो स्थायी रूप से एक जगह रहना चाहते थे और रहने के लिए ज़रूरी था कि वे जंगलों की कटाई करें, खेती करें, आदि आदि। और ये सब दृश्य जो है वह वहाँ के मूल निवासियों के लिए एक तरीके का पहला अनुभव था। यूरोपीय लोग जो थे वो जंगल काट काट कर वहाँ मक्के की फसल देखना चाहते थे, फसल उगाते थे, कृषि का विस्तार करते थे। तो इस प्रकार याद रखेंगे कि ईसाई धर्म के तत्कालीन विरोधी वहाँ अमेरिका पहुँचते हैं और स्थायी निवासी बनते हैं और खेती आदि शुरू करते हैं। मक्के की खेती उसमें सबसे ज़्यादा। एक व्यक्ति का नाम विस्थापन के मामले में आता है और वह है थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन अमेरिका का तीसरा राष्ट्रपति कहने को, लेकिन उसे अमेरिका का फाउंडिंग फादर कहा जाता है, संस्थापक फिगर। इसलिए क्योंकि थॉमस जेफरसन ने पहले राष्ट्रपति के काल से ही सत्ता में अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। 1775-76 में अमेरिका स्वतंत्र होता है और उसकी स्वतंत्रता के बाद से ही थॉमस जेफरसन तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के काल में सचिव बनते हैं। दूसरे जो राष्ट्रपति थे जॉन एडम्स, उनके काल में थॉमस जेफरसन उपराष्ट्रपति बनते हैं और फिर स्वयं तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं। और इस दौरान उन्होंने बहुत सी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन किया है। संविधान बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी और प्रशासनिक ढांचा बनाने में थॉमस जेफरसन की बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने इनका ये कहना है कि सभी यूरोपियन लोग छोटे छोटे खेतों के मालिक बने और अपनी ज़मीन के स्वामी बने, ऐसा इनका मानना था। क्योंकि उनके अनुसार तभी उस क्षेत्र का विकास होगा, मुनाफा भी कमाए और वहीं दूसरी ओर मूल निवासियों को किसी भी मुनाफे का लालच नहीं था।
तो इसलिए ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन आए, छोटे छोटे खेतों के मालिक बने, मुनाफा कमाएं। ये ऐसी स्थिति में क्या होगा आप समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ के मूल निवासियों की सोच मूल निवासियों के पतन का कारण बनती है, क्योंकि उन्हें मुनाफा नाम की कोई जानकारी नहीं थी। मुनाफा लाभ उनकी डिक्शनरी में नहीं था, प्रॉफिट उनकी डिक्शनरी में नहीं था। वो काम भी उतना ही करते थे जितनी ज़रूरत है, शिकार भी उतना ही करते थे जितनी ज़रूरत है, खेती भी उतनी ही करते थे जितनी कि जिससे कि पेट भर सके बस। उन्हें न किसी तरह के बाज़ार का लालच था और न ही किसी तरह की फसल की बिक्री की चिंता। उल्टा यूरोपियन लोग जो वहाँ के बसे, वो लोग तो बाज़ार के लोभ में आए थे, वे लोग तो प्रॉफिट कमाने के लोभ में आए थे, वे तो कृषि विस्तार के लोभ में आए थे। और यहाँ उस क्षेत्र के जो राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन, वो इस बात के लिए और प्रेरित कर रहे थे। क्योंकि नेटिव इंडियंस, मूल निवासी, उन लोगों की सोच कुछ अलग थी। थॉमस जेफरसन ने भी वहाँ के मूल निवासियों को एक तरीके से असभ्य की संज्ञा दी थी, उन्हें असभ्य ही कहा था।